तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पिछले 8-10 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। कल उसके अरेस्ट होने की खबर आई और आज सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो उसके नाम की बहुत सारी पोस्ट आई हुई। जब यूट्यूब खोला तो सबसे पहली खबर कि एक एक्टर, पंजाबी एक्टर राणा जंग बहादुर को 14 दिन का जुडिशल कस्टडी। अब कौन है राणा जंग बहादुर, जिसकी इतनी खबरें नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र देश भर में चल रही हैं कि उसको सेक्शन 295 और 295A में उसको अरेस्ट किया गया है। एक टिप्पणी उसने एक रिलीजियस संस्था के बारे में, या गुरु के बारे में, भगवान के बारे में की। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि केस सब जुडाइस है, कोर्ट में पहुंच चुका है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन वो शख्स कौन है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, बवाल खड़ा हुआ, पुतले साड़े गए, ट्रैफिक को रोका गया और लोगों में एक गुस्से की लहर दौड़ी। क्यों नाराज़ हुए लोग, क्या कारण था, क्या केस था और केस है क्या? 295 धारा जो है ये काफ़ी सालों से बहुत कंट्रोवर्शियल धारा चल रही है, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह का एक डेफेमेशन लॉ हमारा हुआ करता था कि किसी आदमी के खिलाफ आपने कुछ बोला तो वो शख्स आपके ऊपर मानहानि का केस कर देता था। बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट में एक तब्दीली ला के ये कर दिया था कि जिस शख्स के ऊपर जो शख्स ये क्लेम करता है कि उसकी मानहानि की गई है, उसको डिफेम किया गया है, वो आदमी जब कोर्ट में जाएगा तो उसको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी इज्जत है, उसकी एक सोशल स्टैंडिंग है जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे केसेस इसी तरह से ख़त्म हो गए क्योंकि पहले हर आदमी, आपने अखबार में किसी के खिलाफ लिख दिया, टीवी पे कुछ बोल दिया या कुछ और तरीके से कुछ कहा तो उस शख्स इमीडिएटली आपको डराने धमकाने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता था और सालों तक वो केस चलते थे। तो एक वो तरमीम में केसेस में बहुत बड़ी कमी आई। और अभी जब कुछ बीजेपी के कुछ नेता और कुछ एक्टिविस्ट, कुछ बीजेपी सपोर्टर्स के ऊपर 3-4 केस लगातार हो गए इस किस्म के, तो उन्होंने वो एक्ट को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी सहमति दे दी। तो आज वो डेफेमेशन के केसेस लगता है आने वाले दिनों में वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह सेक्शन 295 इसको भी रिपील करने की बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा देश मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी कास्ट इस किस्म का देश है। बहुत सारे धर्म हमारे देश में है। शायद जितने धर्मों के समुदाय के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में रहते हों। ये एक मिनी वर्ल्ड है, हमारा कंट्री नहीं है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि दुनिया भर के धर्मों के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। हमें इस बात का मान होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। इतने बड़े देश में इतने धर्मों के होते हुए कहीं ना कहीं कोई विवाद संवाद चलता रहता है। दैट पार्ट ऑफ लाइफ। इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग, इतने विचार, इतने तबादला ख्यालात और अलग-अलग व्यूज़ लोगों के, और इतने साधन अपने आप को व्यक्त करने के लिए। टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कई कुछ है और लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं वो एक वहाँ में आके, यहाँ जानबूझ के मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात करता होगा। बात हो जाती है, किसी कंटेक्स्ट में हो जाती है, किसी रिलेशन में हो जाती है, किसी कंजेक्चर में हो जाती है, तो इन बातों से गुरेज करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अब राणा जंग बहादुर कौन है वो जिसकी वजह से
इतनी बड़ी ये कंट्रोवर्सी हुई और उसको अरेस्ट करना पड़ा पुलिस को, केस रजिस्टर हो गया। राणा जंग बहादुर बेसिकली पंजाब के मलेरकोटला एक शहर है, उसके पास एक कस्बा है जिसका नाम है अमरगढ़, वहाँ का रहने वाला है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी से उसने थिएटर का कोर्स किया, एमए पंजाबी की, और उसके बाद वो एक्टिंग करने के लिए फिल्मों में अपना हाथ आजमाने के लिए मुंबई चला जाता है। तो पंजाब के उस गांव से आया हुआ लड़का बेसिकली राणा जंग बहादुर सिंह उसका नाम ज़रूर है, लेकिन वो ओरिजिनली उसके जो दादा परदादा थे वो कश्मीरी पंडित थे, जम्मू कश्मीर में रहते थे, और कुछ कारणों से उनको बहुत साल पहले कश्मीर छोड़ के पंजाब आना पड़ा, तो उन्होंने सिख धर्म अख्तियार कर लिया। तो राणा जंग बहादुर के जो पिता थे वो अमरगढ़ के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, पाठ करते थे, लोगों के घरों में जाना, बस कश्मीरी पंडितों से लेके सिखिज़्म के एक पाठी, रिलीजियस टीचर, रिलीजियस हेड, धार्मिक गुरु अपने गांव के, वहाँ तक का सफ़र एक परिवार के लिए बहुत बड़ा सफ़र होता है। तो कहने के लिए अगर सोचे इस बात को, बैकग्राउंड देखे राणा जंग बहादुर की, तो वो एक पूरे धार्मिक परिवार से निकला हुआ शख्स है। मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ, तकरीबन 40 साल से, जब वो बॉम्बे गया। असल में अगर ये कहा जाए कि उसके मुंबई के पहले दिन से ही मैं उसको जानता हूँ। जब वो अपना बैग बिस्तरा लेके मुंबई पहुँचा था तो पहले दिन गुरु नानक खालसा कॉलेज में उसके साथ मेरी भेंट होती है, और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। खैर वो लंबी कहानी है, उसका रहने का बंदोबस्त किया गया और ऐसा ऐसा उसने इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए। तो तब से मैं राणा जंग बहादुर को जानता हूँ। नेचर बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट भी है, उसने किताबें भी लिखी हैं। एक नाटक लिखा था पंजाबी में, बोदी वाला तारा, बहुत मकबूल हुआ। मेरे कई प्लेज में हमारी जो लिटरेरी फंक्शन होते थे उसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, जो कई बार हम लोग एक ही साथ रहते भी रहे हैं, एक ही जगह पे, अलग अलग कमरों में। एक बहुत उठना बैठना मिलना, हरजीत वालिया, राणा जंग बहादुर, मंगल ढिल्लों, इसके तो और बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं मुंबई के, राजेश जौली, कितने नाम गिनाऊं मैं, ये सब एक ग्रुप, सबका बहुत बड़ा ग्रुप था। और मुंबई में इतनी शोहरत कमाने के बाद, नाम कमाने के बाद, जब ये कोरोना का दौर आता है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री एकदम बंद होने के कगार पे थी। कुछ छोटे मोटे काम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलते थे, वेब सीरीज़ बनने लगी, लेकिन मुंबई में एक कॉटरी हैवी हो गई थी इंडस्ट्री पे, जिसकी वजह से जो पुराने आर्टिस्ट थे उनको काम नहीं मिल रहा था। तो बहुत से लोग जो भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार वापस चले गए, वहाँ जाके छोटी फिल्में बनाने लगे। और इसी तरह पंजाब के बहुत सारे कलाकार पंजाब शिफ्ट हो गए टेम्परेरीली। एक घर उनका मुंबई भी था, लेकिन परिवार पूरा मुंबई में रहता था। खुद वो चंडीगढ़ आके या और कहीं जगह जहाँ पे उनको रहने का ठिकाना मिला, आके पंजाबी फिल्में जो छोटी बड़ी बन रही थी, और जो वेब सीरीज़ के लिए, नेट के लिए जो शॉर्ट फिल्म सीरियल बनते हैं, उसके अलावा पंजाब में म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आपको पता है अभी सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, जो सबसे बड़ा पिछले इतने सालों से सिंगर आ रहा था, उसका मर्डर भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो बहुत सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, म्यूज़िक एल्बम्स बनती हैं, और बहुत किस्म की कल्चर और लिटरेचर के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हुई शॉर्ट वीडियोस बनती हैं। उनमें बहुत सारा काम आर्टिस्टों को मिल जाता है, और ख़ास तौर पे राणा जंग बहादुर जैसे आर्टिस्ट जिनको 25-30 साल का मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का तजुर्बा था, नॉलेज थी, एहसास था, ऐसे लोगों को अच्छा खासा काम पंजाब की इंडस्ट्री में मिलने लगा। तो ये राणा जंग बहादुर सिंह की बैकग्राउंड है। और चंडीगढ़ में जहाँ उसका रहना था,
यहाँ भी एक अच्छा खासा सर्कल उसने बना के रखा हुआ था। लेकिन एक कमज़ोरी उसकी इतने सालों से मैंने हमेशा नोट की है और को बहुत बार उसको समझाया भी। वो बातचीत करने में कई बार हर चीज़ को बहुत लाइटली लेता था। हंसी मखौल की उसकी बहुत आदत है, आज भी है। इतनी 70 साल की उम्र होने के साथ भी वो उसमें बचपना बहुत है। कुछ बार ऐसी हरकतें कर जाता है कि यकीन नहीं आता कि ऐसी बात या ऐसी हरकत इतनी उम्र का आदमी कर जाता है, लेकिन उसकी नेचर है। अब आप नेचर और सिग्नेचर कहते हैं, कभी बदलते नहीं। एक बार जो पक जाए तो वही रहते हैं। तो इस किस्म की एक हालत राणा की भी है। बहुत दोस्तों ने, मैंने अकेले नहीं, बाकी बहुत दोस्तों ने भी उसको बहुत बार समझाया कि आप बोलने के पहले सोच लिया करो क्या बोलने जा रहे हो। लेकिन अब मैं जैसे कहा आदत पक गई, तो उसी आदत ने उसको आज इतनी बड़ी मुश्किल में, दिक्कत में ला के खड़ा कर दिया। और इतना जो माहौल एकदम गर्म हो रहा था, पुतले साड़े जा रहे थे, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। पंजाब पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए उसको जल्दी गिरफ्तार किया और माहौल को कंट्रोल किया। मैं पंजाब पुलिस के एक्शन को बहुत सही समझता हूँ। मौके पे अगर ऐसे हालात, ऐसी वारदातों पे काबू कर लिया जाए तो हालात आगे नहीं बिगड़ते। लेकिन इसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितनी मुस्तैदी से पंजाब सरकार ने काम करके राणा जंग बहादुर को पकड़ा है, उसी तरह की मुस्तैदी महाराष्ट्र सरकार को भी दिखानी चाहिए। महाराष्ट्र में 3 केस अलग-अलग जगह पे, बिल्कुल उसी तरह के केस, जिस तरह का केस राणा जंग बहादुर के ऊपर जालंधर में रजिस्टर हुआ, उसी किस्म के 3 केस महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा के ऊपर भी रजिस्टर हुए हैं। लेकिन आज तक महाराष्ट्र पुलिस नूपुर शर्मा को नहीं पकड़ सकी। उसके जो नोन एड्रेसेस थे महाराष्ट्र पुलिस के पास, उत्तराखंड में, देहरादून में, मसूरी में, दिल्ली में, कहीं और, मुंबई की पुलिस गई, अलग-अलग पुलिस स्टेशन की पुलिस गई, लेकिन वापस आके रिपोर्ट दे दिया कि हमें नूपुर शर्मा नहीं मिली। राणा जंग बहादुर को तो पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में ढूंढ लिया, जालंधर पुलिस आई और उसको ले गई। तो इसी किस्म का काम महाराष्ट्र पुलिस को करना चाहिए। नूपुर शर्मा को भी ढूंढ के इसी तरह अरेस्ट करके उसको कानून के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन 2 केसेस में फ़र्क है। नूपुर शर्मा आर्टिस्ट नहीं है, आम एंटिटी नहीं है। राणा जंग बहादुर एक आम आदमी था, कलाकार था, लेकिन पॉलिटिकली कोई कनेक्शन नहीं थे। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैन, कोई लीडर नहीं है, किसी पार्टी को नुमाइंदा नहीं है, किसी धर्म का कोई ऐसा प्रचारक नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। एक सिर्फ एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट हमेशा एक वल्नरेबल पर्सनैलिटी होता है। उसके अलावा दूसरी तरफ नूपुर शर्मा देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन रही है। टीवी पे, चैनल पे लगातार आना जाना रहता था और आधे देश के लोग उसको शक्ल से पहचानते भी हैं। अब इतनी जानी पहचानी पर्सनैलिटी वो कहाँ छुप सकती है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और वो भी तब जब सरकार ने उसको Y+ या शायद X+ सिक्योरिटी दी हुई है। मैंने पिछले दिनों में एक हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी का लेटर देखा था, जो उन्होंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है, इसको इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो मुझे लगता है अगर ये मामला इतना सीरियस था तो राणा जंग बहादुर को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, उसकी जान को भी खतरा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नूपुर शर्मा रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पार्टी इन द कंट्री। तो नूपुर शर्मा को ढूंढने के लिए दिक्कत इसलिए आ रही है कि उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। अब जो शख्स सिक्योरिटी में है उसको पकड़ना क्यों मुश्किल है, ढूंढना क्यों मुश्किल है। ये पहले तो महाराष्ट्र में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, और आज तो बीजेपी की अपनी सरकार बन गई है,
अब नुपुर शर्मा को कौन पकड़ेगा। तो मेरा आज का कहने का, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब आप कानून को इम्प्लीमेंट करते हो तो सबके लिए एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को नहीं पकड़ोगे और दूसरे आदमी को पकड़ लोगे। तो ये जो कुछ खामियां हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में, उनको दूर करना चाहिए। ये हाई टाइम के हम आज के दिन में नुपुर शर्मा को अरेस्ट करें। और उसके बाद आखिरी बात आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आई है उस केस पे। उसमें आपने देखा होगा, पूरी मीडिया में हेडलाइन आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज तक उस औरत ने माफ़ी भी नहीं मांगी है। कानून के सामने हाज़िर होना तो छोड़ो, पुलिस का ना पकड़ना भी छोड़ो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हदायतों का पालन भी नहीं हुआ, माफ़ी भी नहीं देश से मांगी गई। मतलब इतनी हिमाकत अगर आप कर सकते हो तो आम आदमी का क्या होगा। तो ये कानून जो 295 है, ये कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर ज़्यादा कारगर होता है और कुछ और लोगों के ऊपर बिल्कुल कारगर नहीं होता, वहाँ पे फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। सो दोस्तों, आगे चल के आने वाले दिनों में इस किस्म की और बातें करेंगे, लेकिन हमें इस देश को अगर बचा के रखना है तो रिलीजियस टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। सब धर्मों का सत्कार करना पड़ेगा। किसी भी धर्म को नीचा गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कानून वही काम करेगा जो राणा जंग बहादुर के साथ किया है। और मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में नुपुर शर्मा के साथ भी इंसाफ होगा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।